नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फाइनेंस फ्यूल में, आपके पैसे और निवेश के ज्ञान का पावर हाउस। आज हम आपके लिए लाए हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का हिंदी ऑडियो बुक समरी, एक ऐसी किताब जिसने विश्व भर के निवेशकों को सुरक्षित और समझदारी भरा निवेश करना सिखाया है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। प्रस्तावना। इस किताब का उद्देश्य क्या है? यह किताब आपको निवेश की एक सही रणनीति अपनाने और उसे लागू करने में मदद करने के लिए है। इसका मकसद किसी भी आम इंसान को बिना किसी पेशेवर जानकारी के भी यह सिखाना है कि निवेश कैसे किया जाए। इस किताब में हम सिर्फ तकनीकी विश्लेषण की बात नहीं करेंगे, बल्कि निवेश के सिद्धांतों और एक निवेशक के सही रवैये पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। सबसे पहले हम निवेश और सट्टेबाजी के बीच का अंतर समझेंगे, क्योंकि यह एक ऐसा फर्क है जिसे आज लोग अक्सर भूल जाते हैं। ये कोई एक झटके में करोड़पति कैसे बने वाली किताब नहीं है। शेयर बाजार में या कहीं और भी अमीर बनने का कोई आसान या पक्का रास्ता नहीं है। यह समझना जरूरी है कि जो लोग इतिहास को याद नहीं रखते, वे उसे दोहराने के लिए मजबूर होते हैं। यह चेतावनी वॉल स्ट्रीट पर पूरी तरह से लागू होती है। हमें बाजार के पिछले व्यवहार की जानकारी होनी चाहिए ताकि हम भविष्य में होने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार रह सकें। आइए 1929 का एक दिलचस्प उदाहरण से शुरू करते हैं। उस साल वॉल स्ट्रीट के एक बड़े दिग्गज जॉन जे रस्कॉब ने कहा था कि हर किसी को अमीर होना चाहिए। उनकी सलाह थी कि अगर कोई हर महीने $15 की बचत को अच्छे शेयरों में निवेश करे और लाभांश को फिर से निवेश करे, तो वो 20 साल में $80,000 की संपत्ति बना लेगा। हमारे अनुमान के अनुसार अगर 1929 से 1948 के दौरान उनकी सलाह का पालन किया गया होता, तो निवेशक के पास $80,000 के बजाय $8,500 की संपत्ति होती। इससे पता चलता है कि हमें ऐसे आशावादी अनुमानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हालांकि यह भी एक सबक है कि नियमित मासिक निवेश, जिसे डॉलर लागत औसत यानी डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है, एक अच्छा तरीका हो सकता है। यह किताब उन लोगों के लिए नहीं है जो सट्टा लगाते हैं या रोजाना बाजार में ट्रेडिंग करते हैं। सट्टेबाजों का एक सिद्धांत होता है, जब स्टॉक ऊपर जाए तो खरीदो और जब नीचे जाए तो बेचो। यह व्यापार की दुनिया के बाकी सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है और शायद ही कभी इसमें स्थायी सफलता मिलती हो। 50 से ज्यादा सालों के अनुभव में मैंने कभी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जिसने इस तरीके से लगातार पैसा कमाया हो। यह किताब 1949 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। तब से बाजार में बहुत कुछ बदल गया है, जैसे कि बॉन्ड पर मिलने वाली ब्याज दरें अभूतपूर्व रूप से बढ़ गई हैं। प्रमुख शेयरों की कीमतों में 35% तक गिरावट आई है, जो 30 सालों में सबसे ज्यादा है। थोक और उपभोक्ता कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। कंग्लोमरेट कंपनियों का तेजी से विकास हुआ है। अमेरिका की सबसे बड़ी रेलरोड कंपनी दिवालिया हो गई है और कई बड़ी कंपनियों पर कर्ज बढ़ गया है। निवेश फंडों के प्रबंधन में परफॉर्मेंस का क्रेज आया है, जिसके नतीजे परेशान करने वाले रहे हैं। इन सभी बदलावों के बावजूद निवेश के मूलभूत सिद्धांत नहीं बदले हैं। हमें बस इन सिद्धांतों को बदलते हुए बाजार के माहौल के हिसाब से ढालना है। कई सालों से एक भ्रम था कि प्रमुख शेयरों को किसी भी कीमत पर खरीदा जा सकता है और अंत में हमेशा लाभ होगा। 1929 से 70 में हुई गिरावट ने इस भ्रम को तोड़ दिया। अब निवेशकों को यह मानकर चलना होगा कि उनके निवेश के मूल्य में बड़ी और लंबी गिरावट आ सकती है। हमने इस किताब में दो तरह के निवेशकों के बीच एक बुनियादी अंतर किया है, डिफेंसिव यानी सुरक्षित और एंटरप्राइजिंग यानी उद्यमी। डिफेंसिव निवेशक का मुख्य जोर बड़ी गलतियों या नुकसान से बचना है। वो बार बार निर्णय लेने से बचना चाहता है। एंटरप्राइजिंग निवेशक वो है जो औसत से बेहतर परिणाम पाने के लिए समय और मेहनत लगाने को तैयार है। ये एक आम धारणा है कि सफल निवेश के लिए भविष्य में बढ़ने वाले उद्योगों और कंपनियों को चुनना जरूरी है, लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना पीछे मुड़कर देखने पर लगता है। उदाहरण के लिए, एयर ट्रांसपोर्ट स्टॉक्स में निवेशकों को लगता था कि बाजार में तेजी आएगी, लेकिन तकनीकी समस्याओं और ज्यादा क्षमता के कारण इस उद्योग में निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ। इस किताब का मुख्य उद्देश्य आपको बड़ी गलतियां करने से बचाना और ऐसी नीतियां बनाना है जो आपको सहज महसूस कराएं। एक निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन और समस्या वो खुद ही होता है। अगर आप धैर्य और अनुशासन के साथ निवेश करते हैं, तो आप बाजार की उठापटक का लाभ उठा सकते हैं।
हम इस किताब में शेयरों में निवेश के लिए एक सकारात्मक रणनीति बताएंगे, जिसमें एक मुख्य सलाह ये होगी कि आप उन शेयरों तक खुद को सीमित रखें जो उनकी संपत्ति के मूल्य से बहुत ज्यादा ऊपर ना बिक रहे हों। ये समझना भी जरूरी है कि औसत दर्जे के परिणाम हासिल करना आसान है, लेकिन उससे बेहतर परिणाम पाने के लिए बहुत मेहनत और बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है। ये किताब सिर्फ बाजार में बिकने योग्य प्रतिभूतियों जैसे कि बॉन्ड और स्टॉक से संबंधित है। ये बचत खातों, जीवन बीमा या अचल संपत्ति जैसे निवेश पर चर्चा नहीं करती है। अध्याय 1, निवेश बनाम सट्टेबाजी, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से क्या उम्मीद की जाए। ये अध्याय इस पूरी किताब का खाका है। हम यहाँ एक गैर पेशेवर निवेशक के लिए एक सही पोर्टफोलियो नीति पर चर्चा करेंगे। निवेश बनाम सट्टेबाजी। हम पूरी किताब में निवेशक शब्द का इस्तेमाल सट्टेबाज के विपरीत करेंगे। 1934 में हमने सिक्योरिटी एनालिसिस में इसकी एक सटीक परिभाषा दी थी। एक निवेश ऑपरेशन वो है जो गहन विश्लेषण के बाद मूलधन की सुरक्षा और पर्याप्त रिटर्न का वादा करता है। जो ऑपरेशंस इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते वे सट्टा हैं। 1929-32 के बड़े बाजार की गिरावट के बाद सभी शेयरों को सट्टा माना जाता था। तब हमें अपनी परिभाषा का बचाव करना पड़ा था। आज स्थिति बिल्कुल उलट है। आज हर कोई जो शेयर बाजार में खरीद बिक्री करता है उसे निवेशक कहा जाता है, भले ही वह कुछ भी खरीदता हो या उसका उद्देश्य क्या हो। ये शब्दों का ऐसा उपयोग है जो बहुत हानिकारक है। जब 1948 में एक सर्वेक्षण में लोगों से पूछा गया कि वो शेयरों में निवेश क्यों नहीं करते, तो 90% से ज्यादा लोगों ने कहा कि ये सुरक्षित नहीं है, जुआ है या उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। ये एक विडंबना है कि जब शेयर सबसे आकर्षक कीमत पर थे तो उन्हें जोखिम भरा माना गया, और जब वे खतरनाक स्तर तक बढ़ गए तो उन्हें निवेश मान लिया गया। ये भेद करना बहुत जरूरी है। अगर वॉल स्ट्रीट इस अंतर को फिर से स्थापित नहीं करता है तो उसे भविष्य में भारी सट्टा नुकसान के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, जिसके बारे में लोगों को ठीक से चेतावनी नहीं दी गई थी। आज अधिकतर शेयरों में कुछ हद तक सट्टे का तत्व होता है। एक निवेशक का काम इस तत्व को कम से कम रखना और वित्तीय और मानसिक रूप से संभावित प्रतिकूल परिणामों के लिए तैयार रहना है। सट्टेबाजी अपने आप में ना तो अवैध है और ना ही अनैतिक, बल्कि कुछ सट्टेबाजी जरूरी भी है। लेकिन सट्टेबाजी कई तरह से गैर समझदारी भरी हो सकती है। नंबर 1, जब आप सट्टा लगा रहे हों और सोच रहे हों कि आप निवेश कर रहे हैं। नंबर 2, जब आप शौक के बजाय गंभीरता से सट्टा लगा रहे हों, लेकिन आपके पास इसके लिए पर्याप्त ज्ञान और कौशल ना हो। नंबर 3, जब आप सट्टे में इतना पैसा जोखिम में डाल रहे हो जितना आप खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। अगर आप सट्टा लगाना चाहते हैं तो अपने कुल पूंजी का एक छोटा सा हिस्सा अलग रखें। कभी भी इस खाते में और पैसा ना डालें सिर्फ इसलिए कि बाजार बढ़ रहा है। सट्टेबाजी और निवेश को कभी भी एक ही खाते में या अपनी सोच में ना मिलाएं। डिफेंसिव इन्वेस्टर से अपेक्षित परिणाम। डिफेंसिव इन्वेस्टर वो है जो सुरक्षा और परेशानी से मुक्ति चाहता है। उसे अपने पोर्टफोलियो को उच्च गुणवत्ता वाले बॉन्ड और शेयरों में विभाजित करना चाहिए। हमारा सुझाव है कि शेयरों में 25% से कम और 75% से ज्यादा निवेश ना करें। सबसे आसान तरीका है कि दोनों में 50-50 का अनुपात बनाए रखें, और जब भी यह अनुपात 5% से ज्यादा बदल जाए तो इसे फिर से संतुलित करें। 1964 में बॉन्ड पर लगभग 4.5% और शेयरों पर 3.2% लाभांश मिलता था। हमने अनुमान लगाया था कि शेयरों से लाभांश और मूल्य वृद्धि को मिलाकर सालाना 7.5% का रिटर्न मिल सकता है, जिससे बॉन्ड और शेयरों में 50-50 के विभाजन से कुल 6% का रिटर्न मिलेगा। तब से सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि उच्च गुणवत्ता वाले बॉन्ड पर ब्याज दरें रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गई हैं। अब शेयरों की तुलना में बॉन्ड निवेश स्पष्ट रूप से बेहतर लगता है, लेकिन हमें मुद्रास्फीति के कारक को नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए हमारा सुझाव है कि डिफेंसिव निवेशक को हमेशा अपने फंड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बॉन्ड प्रकार के होल्डिंग में और एक महत्वपूर्ण हिस्सा शेयरों में रखना चाहिए। औसत दर्जे के परिणाम प्राप्त करना आसान है, और कोई भी एक विविध सूची को खरीदकर और पकड़कर बाजार के प्रदर्शन के बराबर हो सकता है। एंटरप्राइजिंग निवेशक से अपेक्षित परिणाम। उद्यमी निवेशक को औसत से बेहतर परिणाम की उम्मीद होगी, लेकिन पहले उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके परिणाम बदतर न हो जाएं। निवेशक अक्सर बेहतर परिणाम के लिए कई तरीके अपनाते हैं, जैसे
बाजार में ट्रेडिंग करना, जब बाजार बढ़ रहा हो तो खरीदना और जब गिर रहा हो तो बेचना। शॉर्ट टर्म स्टॉक्स चुनना, उन कंपनियों को खरीदना जिनकी कमाई बढ़ने की उम्मीद हो। लॉन्ग टर्म स्टॉक्स चुनना, उन कंपनियों का जिनका विकास का पिछला रिकॉर्ड अच्छा हो और जिनके भविष्य में भी बढ़ने की उम्मीद हो। इन सभी तरीकों में निवेशक के गलत होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। हमारा निष्कर्ष यह है कि लगातार औसत से बेहतर परिणाम पाने के लिए निवेशक को ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए जो मूल रूप से सही और आशाजनक हों और वॉल स्ट्रीट पर लोकप्रिय ना हों। ऐसे अवसरों में से एक है सौदेबाजी के मुद्दे खरीदना जो उनके आंतरिक मूल्य से कम पर बिक रहे हों। ये शेयर आमतौर पर उपेक्षा या लोकप्रिय पूर्वाग्रह के कारण कम कीमत पर होते हैं। एक और क्षेत्र विशेष स्थितियां हैं, जैसे विलय या अधिग्रहण। इन स्थितियों में एक कुशल निवेशक अच्छा लाभ कमा सकता है, लेकिन इसमें भी जोखिम और मेहनत की जरूरत होती है। अध्याय 2, निवेशक और मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति यानी पैसे की क्रय शक्ति में कमी एक ऐसा कारक है जिसने वॉल स्ट्रीट की सोच को बहुत प्रभावित किया है। एक निश्चित आय वाले लोग मुद्रास्फीति से पीड़ित होते हैं। शेयरों के धारकों को उम्मीद होती है कि लाभांश और शेयरों की कीमतें बढ़ने से उनकी क्रय शक्ति की भरपाई हो जाएगी। इसी वजह से कई वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि बॉन्ड निवेश एक खराब रूप है और शेयर स्वाभाविक रूप से बॉन्ड से बेहतर निवेश हैं। लेकिन क्या यह सच है? क्या हम ये मान सकते हैं कि शेयर हमेशा बॉन्ड से बेहतर होते हैं, भले ही उनकी कीमत कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो? ऐसा मानना बेतुका है। हमें इस विषय पर तर्कसंगत रूप से विचार करना होगा। आइए इतिहास को देखते हैं। 1915 से 1920 के बीच जीवन की लागत लगभग दोगुनी हो गई थी, जबकि 1965 से 1970 के बीच यह केवल 15% बढ़ी थी। हमें ये मानकर चलना चाहिए कि भविष्य में मुद्रास्फीति जारी रहेगी, शायद 3% की दर से। अगर मुद्रास्फीति 3% की दर से बढ़ती है, तो बॉन्ड से मिलने वाली आय का लगभग आधा हिस्सा ऊंची जीवन लागत में चला जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कुल संपत्ति का मूल्य कम हो जाएगा। क्या शेयर हमेशा बॉन्ड से बेहतर परिणाम देते हैं? एक लंबा समय अंतराल देखने पर पता चलता है कि शेयरों ने बॉन्ड से बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन हाल के 20 सालों में कॉर्पोरेट कमाई और शेयरों की कीमतों का मुद्रास्फीति के साथ कोई सीधा संबंध नहीं रहा है। 1966 से 70 के बीच जीवन लागत 22% बढ़ी, लेकिन शेयरों की कमाई और कीमतें दोनों गिर गईं। मुद्रास्फीति का कंपनी और उनके शेयर होल्डरों को फायदा होने के बजाय इसका असर ठीक उल्टा रहा है। कंपनियों के कर्ज में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जबकि मुनाफे में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है। इससे कंपनियों की कमाई पर दबाव पड़ा है। ये याद रखना जरूरी है कि शेयर कोई क्रेडिट कार्ड की मुद्रा की तरह काम नहीं करते। किसी भी सुरक्षा की कीमत का भविष्य कभी भी अनुमानित नहीं होता है। बॉन्ड की कीमतों में आमतौर पर शेयरों की तुलना में कम उतार चढ़ाव होता है। हालांकि 1964 के बाद का समय इसका अपवाद था, जब बॉन्ड की कीमतें भी काफी गिरी थीं। शेयरों के अलावा सोने या अचल संपत्ति जैसी चीजों में निवेश को भी मुद्रास्फीति से बचाव माना जाता है। लेकिन सोने ने तो मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव के रूप में काम नहीं किया, और अचल संपत्ति भी उतार चढ़ाव और विशेषज्ञता के जोखिम के साथ आती है। निष्कर्ष यह है कि भविष्य की अनिश्चितताओं के कारण निवेशक को अपना सारा पैसा एक ही टोकरी में नहीं डालना चाहिए। बॉन्ड पर मिलने वाले उच्च रिटर्न के बावजूद या मुद्रास्फीति की उम्मीदों के बावजूद किसी भी निवेशक के लिए यह उचित नहीं है। बॉन्ड निवेश में जोखिम कम होता है, लेकिन मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव के लिए शेयरों में निवेश करना भी जरूरी है। अध्याय 3, स्टॉक मार्केट का एक सदी का इतिहास। 1972 की शुरुआत में स्टॉक की कीमत का स्तर। स्टॉक मार्केट की लंबी अवधि की तस्वीर को समझने के लिए हम 100 साल के इतिहास पर एक नजर डालेंगे। इतिहास की 3 अलग-अलग अवधि। 1. 1900 से 1924। इस अवधि में बाजार में 3 से 5 साल के चक्र में नियमित उतार चढ़ाव देखा गया। शेयरों की कीमत में सालाना लगभग 3% की वृद्धि हुई। 2. 1924 से 1949। ये नए युग के बुल मार्केट यानी 1929 तक का दौर था और उसके बाद की बड़ी गिरावट का। इस दौरान शेयरों की कीमत में सालाना केवल 1.5% की वृद्धि हुई, जिससे लोगों का शेयरों में उत्साह खत्म हो गया था। 3. 1949 से 1970। ये अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा बुल मार्केट था।
इस दौरान शेयरों की कीमत में सालाना 11% से ज़्यादा की वृद्धि हुई। यह वृद्धि इतनी ज़्यादा थी कि लोगों को लगने लगा था कि बाजार में हमेशा तेज़ी ही रहेगी। हालांकि 1968 से 1970 के बीच बाजार में 36% की गिरावट आई। इससे ये सबक मिला कि बाजार हमेशा ऊपर नहीं जाता है। कीमत गुणे कमाई अनुपात 1949 में S&P 500 इंडेक्स अपनी कमाई के केवल 6.3 गुने पर बिक रहा था। 1961 में ये बढ़कर 22.9 गुना हो गया था। ये निवेशकों के रवैये में एक बड़ा बदलाव था। 1972 की शुरुआत में बाजार का स्तर 1971 तथा 1972 में DJII लगभग 900 के स्तर पर था। हमारी राय में ये स्तर निवेश के लिए आकर्षक नहीं था, बल्कि लगभग 7 साल पहले के हमारे मूल्यांकन के समान था, जिसे हमने आकर्षक नहीं माना था। उस समय बॉन्ड की ऊंची ब्याज दरों ने शेयरों को कम आकर्षक बना दिया था। हमारा मानना है कि निवेशक को आने वाले मुश्किल समय के लिए तैयार रहना चाहिए, जो शायद 1969 से 70 की गिरावट। ज़्विक्स का कमेंट्री। ग्राहम की भविष्यवाणी कमाल की थी। उन्होंने 1973 से 74 की गिरावट को पहले ही देख लिया था। ग्राहम का मानना था कि हमें अतीत को देखकर भविष्य का अनुमान नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भविष्य हमें हमेशा आश्चर्यचकित करेगा। 1990 के दशक में कई विशेषज्ञों ने कहा कि शेयर हमेशा बॉन्ड से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ये खतरनाक निष्कर्ष है। 1871 से पहले का विश्वसनीय डेटा मौजूद नहीं है और शुरुआती इंडेक्स में सिर्फ 7 शेयर थे, जो दिवालिया होने वाली हजारों कंपनियों को छोड़ देते थे। इसलिए ये कहना कि शेयरों ने हमेशा बॉन्ड को हराया है सही नहीं है। भविष्य में शेयरों का रिटर्न 3 कारकों पर निर्भर करता है। 1. वास्तविक वृद्धि, कमाई और लाभांश में वृद्धि। 2. मुद्रास्फीति से होने वाली वृद्धि, कीमतों में सामान्य वृद्धि। 3. सट्टा से होने वाली वृद्धि या गिरावट, शेयरों के लिए निवेशकों का रवैया। इन कारकों के आधार पर शेयरों से सालाना लगभग 6% रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। बाजार का सबसे निराशाजनक पहलू यह है कि भविष्य के बारे में हमारी भविष्यवाणी अक्सर गलत होती है। ग्राहम की तरह विनम्र रहकर हम खुद को गलत होने के जोखिम से बचा सकते हैं। बाजार में जब सबसे बुरा लगता है तब अक्सर सबसे अच्छा होता है।